Let's study the first chapter of civics, the working of the constitution. The textbooks of political science till now have helped us to take an overview of the local government, the values and the philosophy of the Indian constitution, as also the governing structures created by the constitution and India's place in the international relations. तो हमने अभी तक पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ा है, हमारे पूरे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इंडिया का क्या प्लेस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक पॉलिटिकल साइंस में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मोटो है, वो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक सेक्युलर मतलब जो प्लेस सबके लिए सेफ हो, डेमोक्रेटिक जहाँ पे लोगों को अपना हक मिले, जो अपना गवर्नमेंट चूज कर सके और मतलब सबके हिसाब से सब कुछ चल सके, वैसा एक रिपब्लिक कंट्री हम बनाना चाहते हैं. ऑल्सो इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द सिटीजन्स गेट्स जस्टिस एंड फ्रीडम एंड देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड. तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक ये बनाया है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और हर किसी को के पास फ्रीडम होना चाहिए. The Indian Constitution is seen as the means through which a progressive developed society based on social justice and equality will be established. तो क्या होता है कि the Indian Constitution के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी जिसमें हर किसी को न्याय मिलेगा और सबको समान हक मिलेगा और सब लोग को फ्रीडम भी मिलेगा. The Constitution came into force on 26 January 1950 and since then the government has been working in accordance with the principles of the Constitution. तो हमको इंडिपेंडेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को. तभी से गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है. In this chapter we will take a brief overview of the wide-ranging nature of the Indian democracy, important changes that have been taken place in the political process, and the steps that have been taken to establish the social justice and equality. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने में हमारे क्या क्या माइलस्टोन्स हैं, हम कौन सी चीजें कर चुके हैं, क्या हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो हमारे कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड द जुडिशियल सिस्टम. ये 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. तो हम पहले देखते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है. सो डेमोक्रेसी में क्या आता है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी. डेमोक्रेसी हैज नॉट मेयरली डज नॉट मेयरली इम्प्लाई एज अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर. मतलब कोई एक इंसान रिप्रेजेंट नहीं करता है सबको. द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द एक्चुअल प्रैक्टिस. तो हमारे डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है. वंस दिस इज डन द डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी. मतलब सोसाइटी का जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा डेमोक्रेसी बनता जा रहा है. अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल गवर्नमेंट. मतलब हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, मतलब लोगों की तरफ से बात करने वाले लोग जिनको हम अपना नेता चूज करते हैं, ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंट में भी होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में भी होते हैं और हमारे लोकल गवर्नमेंट में भी होते हैं. होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. ये हमारे देश में हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं. जो इलेक्शंस होते हैं वो एक तो फ्री होते हैं और किसी को भी हक होता है कि हम किसी को भी वोट दे सकें, और वो फेयर होते हैं, मतलब किसी भी एक की तरफ से नहीं होते हैं, सब कुछ इक्वल राइट्स मिलते हैं हर किसी को. तो हमारे इलेक्शंस के सिस्टम से पता चलता है कि हमारा डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल है. द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन shows that the Indian democracy has become successful to a great extent. तो हमारा डेमोक्रेसी जिस हिसाब से चल रहा है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे और बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उससे हमको पता चलता है कि हमारा डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं
काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहा है. So the second point in the democracy is the right to vote. The Indian Constitution has made the provision of the right to vote for adults. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू वोट होता है, मतलब जो भी लोग अडल्ट हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उन सबको वोट करने का हक होता है. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कुछ ऐसे रूल्स थे जहाँ पे हर किसी को वोट करने का हक नहीं था, बट अब सब लोग वोट कर सकते हैं. All such provisions were cancelled after the independence, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving them the right and equality to vote to both men and women above the age of 21 years. तो क्या होता है कि जितने भी पहले इंडिपेंडेंस के पहले के वोटिंग रिलेटेड रूल्स थे वो सबको इंडिपेंडेंस के बाद कैंसिल कर दिया गया, और अब हर किसी को हक है, मेन और वुमेन दोनों को हक है कि वंस दे बिकम 21 ईयर्स तो उनको वोटिंग का हक होता है. द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18. मतलब पहले ये रूल था कि 21 ईयर्स के हम होंगे तभी हम वोट कर सकते हैं, बट अब ऐसा हो गया है कि जो भी 18 ईयर्स के कंप्लीट करने के बाद हम वोट कर सकते हैं. विच गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन इंडिया. तो ये चेंज करने से क्या हुआ कि ज़्यादा यंग लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे वोटिंग में. Such provisions have made India the largest democracy in the world. तो ऐसा रूल बनाने से क्या हुआ कि हमारे इंडिया जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं पूरी दुनिया में. This change is not only quantitative but also qualitative, as the political parties are emerging with active support for young voters. तो क्या हो रहा है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही नहीं बढ़े हैं, बट क्वालिटेटिव चेंज भी है, मतलब उसमें कुछ क्वालिटी भी आ रही है, हम ठीक से काम कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने यंगस्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहे हैं. These parties represent various expectations from the people and complete their political sphere. The next topic is decentralization of democracy. So, decentralization of power is central to the democratic government. Decentralization controls the misuse of the power and creates opportunities for political participation for common people. तो decentralization से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा common लोग इसमें participate कर सकते हैं. The directive principles of the state policy includes the provisions of the democratic decentralization. तो हमारी जो न्यू स्टेट की पॉलिसी है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब अलग अलग स्टेट्स के लिए जो पॉलिसी है उसमें क्या बोला गया है कि उसमें प्रोविजन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का. सो वन सच इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियलिटी. तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो लोग कुछ अच्छा कर सकें या कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकें. आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए. वन सच इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd and the 74th amendment to the Indian Constitution, which gave a constitutional status to the local self-governing institutions and also increased their powers. तो क्या हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ उससे क्या चेंजेस आए हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को और ज़्यादा पावर्स मिल गए हैं कि वो लोग अपने तरीके से अपने स्टेट में चेंजेस ला सकें या सरकार चला सकें. राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005. So the citizen empowerment is
इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि वो सिटीजन्स को एम्पावर करें, मतलब जितने लोग रहते हैं उनके स्टेट में उनको वो एम्पावर करें। It is necessary to create opportunities for the citizens' participation and interaction with the government. क्या होता है कि सिटीजन का कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। Increased communication between the citizens and the government helps in strengthening the democracy and in building relationship of trust between them. तो अगर पब्लिक को ज़्यादा कम्युनिकेट करने मिलेगा गवर्नमेंट के लोगों से, गवर्नमेंट से, तो उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट को पता चलेगा कि लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इससे सब कुछ अच्छा होगा, मतलब ट्रस्ट और रिलेशनशिप बेटर बनेगा। सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिटीजन्स को हक है जानने का कि गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कैसे चल रहा है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन से वो लोग पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि वो लोग ने क्या सोचा है, उनके क्या प्लान्स है, कौन से पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर हॉलमार्क्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। तो क्या हुआ है कि हमारे देश ने हमको ये राइट दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला, जिससे कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट से पूछ सकता है उनके पॉलिसीज के बारे में। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मतलब आपस में एक दूसरे को पता होता है हर चीज, एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर रही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की चीजें अब सीक्रेट नहीं रहती हैं, पब्लिक उसको पता कर सकती है, उनसे पूछ सकती है। आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज्ड। तो साल 2000 के बाद क्या हुआ है कि जो भी हमारा अप्रोच था गवर्नमेंट की तरफ या डेमोक्रेसी की तरफ, वो सब चेंज हो गया है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उनको हम कैसे बोलते हैं अभी कि वो सिटीजन का हक है, उनका राइट है। अकॉर्डिंगली द सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो क्या होता है कि अभी सिटीजन्स का किन किन चीज़ों पे हक है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब वो लोग सरकार से पूछ सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें उनका हक है। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये सब राइट्स सिटीजन्स को देने की वजह से क्या हुआ है कि उनकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिला है।